हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रीजन 7 के तीनों मेंबर्स के बारे में बताया जाता है। पहली लड़की का नाम इमारी कोमारी है, दूसरे मोटे का नाम ऊकदाई जेमन है और आखिरी वाले का नाम हानेगात्सुजी जुजू है। तभी हम देखते हैं कि ये मोटा, जिसका नाम मैंने बताया ऊकदाई जेमन, ये बंदा बोलता है, तुम वही फॉरेनर हो जिसके बारे में रियुया सन ने हमें बताया था। वेलकम टू द लैंड ऑफ सन। तभी हम देखते हैं कि हानेगात्सुजी बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने इस बंदे को गिरा ही दिया है। ये बंदा एक पेड़ के झाड़ में बैठा हुआ था। तभी मिकुरिया बोलता है, रुको, मैं इसको हील कर रहा हूँ। तब इमारी आस्था के पास आकर बैठ जाती है और आस्था से कहती है, तुम्हारे बालों का रंग तो बहुत ही अलग है, क्या ये नेचुरल है? तुम्हारे देश में क्या सभी लोगों के पास ऐसा ही हेयर कलर है? और मेरा जो रंग देख रहे हो ना, मैंने ये कलर करवाया है। तब आस्था बोलता है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी के बालों का रंग अलग अलग होते हैं, किसी का ऑरेंज है, किसी का रेड है। तब हम देखते हैं कि पेड़ में बैठा हुआ हानेगात्सुजी इमारी को टोकता है और कहता है, इमारी तुम क्या कर रही हो? तुम अपना मेकअप देखो, अपना अटायर देखो, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम एक शिनोबी हो और तुम खुद को एक शिनोबी की तरह प्रेजेंट भी नहीं कर रही हो। इमारी जवाब में कहती है, ये बात मैं किससे सुन रही हूँ? जो बंदा एक वियर्ड मास्क पहनकर हर टाइम एक पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। कभी कभी तुम्हें अपने ब्रेन को शट अप करना चाहिए और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यहाँ पर मास्क पहनने वाला बंदा कहता है, कुछ तो शर्म करो और ज्यादा मत बोलो, तुम इस कंट्री में बहुत ही ग्रोसली ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इमारी खुश होकर बोलती है, इस कंट्री में ज्यादातर लोगों में सच में कोई एनर्जी नहीं है और मैं इसलिए सबको पंप अप करने वाली हूँ, सबको एनर्जी देने वाली हूँ। फिर मिकुरिया बोलता है, किसे पता, मैं भी तुम्हारा स्टाइल कैच ऑन कर सकता हूँ। इसके बाद पेड़ में बैठा बंदा कहता है, तब तो ये बहुत ही हॉरिफिक होने वाला है, डरावना होने वाला है। तभी ठरकी मोटा बोलता है, मैं इमारी के फेवर में हूँ, तुम ऐसे आउटफिट में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। तब इमारी भी कहती है, क्रॉस। आस्था इन सभी चीजों को देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे। तब रियू आकर कहता है, मैंने तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा बिजी कर दिया है। तब ये लोग खुश होते हुए कहते हैं, रियू सामा, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये लोग आस्था से कहते हैं, क्या तुम एक और बार ट्राई करना चाहोगे? आस्था भी कहता है, यस प्लीज, थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और ये लोग आस्था को बहुत ही ज्यादा कूट देते हैं। आस्था एक पत्थर पर लेटा हुआ था और सोचता है, जेटन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिनके साथ भी मैं लड़ रहा था उनमें से किसी ने भी मैजिक का यूज नहीं किया था। इन सभी के क्लोज कॉम्बैट को देखकर मुझे एहसास हुआ कि अलग अलग लोगों के पास जेटन का यूज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आस्था सोचता है, अगर किसी आदमी के पास जेटन का आउटपुट है तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने जेटन को 2 अटैक्स में डिवाइड कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जेटन को 5 अटैक्स में यूज करते हैं। हर अटैक में डबल पावर होता है जेटन का। मुझे अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अपने ओपोनेंट्स की ओपनिंग को ढूंढने के लिए और जेटन को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। फिर आस्था यहाँ पर सभी लोगों के बारे में सोचता है और देखता है कि लैंड ऑफ द सन बहुत ही ज्यादा क्लाउडी है। तभी वहाँ पर इचिका आ जाती है। आस्था बोलता है, इचिका, मैं तुम्हें क्या बोलूं? सांड बोलूं, 2 बोलूं, चांद बोलूं? फिर आस्था कहता है, मैं 18 साल का हूँ, तुम्हारी उम्र कितनी है? इचिका जवाब देती है, मैं 24 की हूँ। आस्था हैरान होकर कहता है, सच में तुम 24 की हो? लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरी उम्र की हो। इचिका कहती है, तुम क्या मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे समझ रहे हो? आस्था कहता है, मैं सिर्फ बोल रहा था, मुझे सिर्फ तुम्हें देखकर लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो। फिर आस्था पूछता है, मैं तुम्हें क्या इचिका नीसा बोलूं? इचिका कहती है, तुम मुझे इचिका ही बोल सकते हो। आस्था कहता है, हाँ ठीक है। फिर इचिका आस्था से कहती है, रियुसामा ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। इचिका बताती है, हालांकि रियुसामा की अपीयरेंस बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो बहुत बिजी रहते हैं। लैंड ऑफ सन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अनस्टेबल है। रियुसामा अपने टेनगेंट्सू का यूज करके इस नेशन की देखभाल करते हैं। आस्था पूछता है, टेनगेंट्सू का मतलब क्या है? क्या ये बहुत ही बवाल चीज है? इचिका कहती है, हालांकि रियुसामा के पास कोई भी योरयोकू नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस लैंड ऑफ सन को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से बचाया है। आस्था सरप्राइज होते हुए कहता है, रियुसामा वाकई में अमेजिंग है। और इचिका अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, उन्होंने अपने विजडम और पॉपुलैरिटी का यूज करके इस जगह को बचाया है और तुम्हारे जैसा कोई लूजर फॉरेनर इसे कभी भी नहीं समझ सकता। रियुसामा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें ट्रेन करूं। मैं रियुसामा को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और ये इसलिए नहीं है कि वो शोगन है, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने मेरी जान कई बार बचाई है। मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। आस्था इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, देखकर लग रहा है कि कैप्टन यामी का बचपन का दोस्त और उसकी सिस्टर बहुत ही अमेजिंग है। आस्था आगे कहता है, तुम्हें पता है कैप्टन यामी पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे ड्रीम को पहचाना था। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है मेरा रास्ता खोजने के लिए। मैं कैप्टन यामी का बहुत थैंकफुल हूँ। तुम्हारा ब्रदर ब्लैक बुल्स का प्राइड है। भले ही वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। इचिका कहती है, बस बहुत हुआ, उसके बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आस्था पूछता है, क्या मतलब? कैप्टन यामी के बारे में तुम कुछ भी जानना नहीं चाहती हो? इचिका कहती है, उसके बारे में जानने से क्या होगा? वो शायद अभी भी कुछ नॉनसेंस ही बक रहा होगा। वो आदमी सबसे बैड टाइप का स्कम है। मैं उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। आस्था ये सुनकर कहता है, तुम उसकी बहन होकर भी ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये सच है कि कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा रफ है। तभी इचिका कहती है, उस इंसान ने हमारे पूरे क्लैन को धोखा दिया था
और सभी को मार डाला था। यहाँ हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं जब कैप्टन यामी बच्चा था। कैप्टन यामी इचिका से कहता है कि वो उसके साथ रहे। कैप्टन यामी मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। इचिका बताती है कि यामी क्लैन के लोग एक पुराने असेंशन ग्रुप के वंशज हैं जिनका नाम काजन है। पहले की वॉर में उनके पूर्वज कई बैटलफील्ड्स पर अपनी वीरता दिखाते हुए मारे गए थे। उन्हें वॉरियर्स माना जाता था और घोष की सेफ्टी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। लैंड ऑफ सन का एक एरिया है जिससे रिडो क्लान राज करता है। पुरानी बातों के बारे में बताते हुए इचिका कहती है कि पास्ट में एक 5 हेडेड ड्रैगन ने लैंड ऑफ सन पर अटैक किया था। उस टाइम बहुत तबाही मची थी और ऐसा कहा जाता था कि उस ड्रैगन के ब्लड के कारण पूरी जमीन ब्लैक हो गई थी और इस पूरी जगह के टाइम और स्पेस को हेल के साथ जोड़ दिया गया था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां कोई बोलता है ये बकवास है, हम लोग यहाँ पर बस इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारा काम इन कुत्तों के लिए है, हमारे क्लैन का ब्लड और आंसू बेकार जा रहे हैं, क्या ये सही नहीं है सुकीहिरो? ये आदमी कैप्टन यामी का बाप है, इसने कैप्टन यामी को पीटा था। तब कैप्टन यामी बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो ऐसा कुछ बोलता है। फिर इचिका अपने भाई को संभालने के लिए आती है। तभी कैप्टन यामी का बाप इस पर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे जैसी एक लेजी गर्ल को जन्म देना मेरी गलती है। यामी क्लैन को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है, तुम लड़ भी नहीं सकती हो। तब कैप्टन यामी इसे बचाते हुए कहता है बंद करो तुम बेकार बुड्ढे। तब कैप्टन यामी का फादर हंसते हुए कहता है हमारे लॉर्ड के सन के पास बहुत ज्यादा योरियोकू है, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम मुझसे भी ऊपर हो। हमारे क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का खिताब तुम्हारा होने वाला है सुकीहिरो। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और वो इचिका को लेकर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। कैप्टन यामी का फादर बोलता है तुम वापस आओगे मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। तब हम देखते हैं कि कैप्टन यामी एक मछली पकड़ता है जो ज्यादा बड़ी नहीं दिखती है। कोई बोलता है तुम इस मछली को नहीं खा सकते हो क्योंकि इसमें ज्यादातर जहर होता है, लेकिन इसके बीट्स तुम खा सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। पीछे से एक बंदा बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा टैलेंट है मछली पकड़ने का सुकीहिरो। तभी हम लोग देखते हैं कि दूर से रियू आता है और बोलता है रुको मुझे भी तुम्हारे साथ ज्वाइन होना है। तब कोई बोलता है यंग मास्टर रियू, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे अगर तुम यहाँ रहोगे। रियू बोलता है मुझे भी मछली पकड़ना पसंद है। यहाँ कोई बोलता है क्या तुम्हारे ट्यूटर तुम पर फिर से गुस्सा करेंगे? तब इचिका रियू को बोलती है हेलो मास्टर रियू। रियू बोलता है सब ठीक है, तुम मुझे रियू बोल सकते हो। तब कैप्टन यामी बोलता है ये मैटर नहीं करता है तुम कितना ज्यादा फ्रेंडली एक्ट करते हो, हमारे रैंक्स अब भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं और ये चेंज नहीं होने वाला है। रियू तब यामी से बोलता है कम ऑन यामी, तुम ऐसा मत करो, मैं चाहता हूँ कि ये कंट्री ऐसा प्लेस बने जहाँ पर हम सब लोग एक साथ रह सकें, चाहे तुम्हारा रैंक क्या हो या फिर तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता हो। तब यामी बोलता है गेट अ लोड ऑफ दिस नो नथिंग, ये बंदा अभी भी अपनी नींद में है। फिर कैप्टन यामी रियू से बोलता है वेल तुम्हारा ये ड्रीम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इचिका बोलती है मैं भी ऐसा ही सोचती थी जब उसने ये बोला था, लेकिन वो तब झूठ बोल रहा था। जैसा हमारे फादर ने कहा था ये बंदा एक डीमन है। जब यामी 13 साल का था उसने हमारे फादर के साथ पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था। फिर यामी ने हमें अबैंडन कर दिया और भाग गया। ये बंदा समुंदर के उस पार एक आसान जिंदगी जी रहा है तुम लोगों के साथ। तुम ऐसे इंसान को ट्रस्ट करते हो लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनाता। तब आस्था बोलता है ये कोई ना कोई मिस्टेक है, कैप्टन यामी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मैं कप्तान यामी पर भरोसा करता हूँ जितना मैंने देखा है। यहाँ इचिका गुस्से में बोलती है तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मैंने अपनी आंखों से सच देखा था। तब आस्था बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, भले ही तुम कैप्टन यामी की छोटी बहन हो लेकिन मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकता। तब इचिका बोलती है तो उस केस में इसे अपनी पावर से साबित करो जो तुमने तब हासिल की थी जब तुम उसके साथ थे। तब इचिका अपने स्क्रोल को निकालते हुए बोलती है मैं अभी तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ जैसा तुम चाहते थे, और मैं अभी सीरियस लड़ने वाली हूँ, इसलिए मुझे दोष मत देना अगर तुम मारे जाओ। तब इचिका डार्क योजुत्सु डार्क क्लोक्ड ब्लैक मूशा का यूज करती है। हम देखते हैं कि इचिका एक ब्लैक वॉरियर में बदल जाती है जो बहुत ही ज्यादा कूल लग रही थी, और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।